सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीणा गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की खबर नवेशों से रूबरू हुए और तत्कालिक समस्याओं और अधोसंरचना विकास और ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कर्मियों से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि जिले में प्रदूषण और विस्थापन, बेरोजगारी के साथ जिले के विकास में हर संभव प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से किया जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मनमाने कोयला परिवहन को सिरे से दुरुस्त किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को परेशानी न उठानी पड़े। तो बस क्योंकि बहुत मस्त मैं मानता हूँ, जैसा आप मेरे ख्याल से ये काम सही है। सर, जैसा एक आज अखबार में भी निकला था, हम लोग को भी मालूम है, जैसे कि कल मध्य प्रदेश शासन ने एक रोजगार ऐप चालू किया, रोजगार सेतु का एक ऐप चालू किया। कल इसका उद्घाटन भी हुआ है और उसमें तमाम कंपनियां एनरोल्ड भी हुई हैं और मजदूरों को भी उसमें रजिस्टर्ड किया गया है। लेकिन अभी बड़ी संख्या में अपने वहाँ भी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो आए हैं, लेकिन उनको जानकारी भी नहीं हो पा रही है कि हम रजिस्टर्ड हो तो कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाते हैं। बहुत से ऐसे मजदूर भी हैं जो काफ़ी रिमोट एरियाज में भी रहते हैं, तो उनको सर किस तरह से हम कला, साहित्य और संस्कृति मंच समूह द्वारा मनावर के कवि राम शर्मा, परिंदा और गुजरात की साहित्यकार डॉक्टर संगीता पाल के मार्गदर्शन में प्रथम ऑनलाइन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समूह संचालक रचनाकार प्रदीप कुमार अरेरा झाबुआ द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण और आशुतोष पाल आशु जौनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस राष्ट्रीय काव्य निशा में देश के कई राज्यों के रचनाकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल रचनाकारों ने समसामयिक मुद्दों और कोरोना महामारी पर रचना पाठ किया। सभी सम्मानियों को सादर वंदे। मैं विश्वदीप मिश्रा, पत्रकारिता के साथ साहित्यिक संस्था शगुन मनावर का संस्थापक और हमजमी राजपुर जिला बड़वानी का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। वर्तमान में अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई मनावर के सचिव पद पर हूँ। पेश है आपके सामने एक समसामयिक रचना, कोरोना का कहर। देखो यह कैसा मंजर है, चारों ओर कोरोना कहर है, भटक रहे मजदूर दर बदर, मुश्किल में मंजिल का सफ़र है, मौत के आगोश में है कई जान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। सिंगरौली जिले के सरई पुलिस के लिए शर्मनाक कृत्य लूटपाट में हुई उतारू मामला जिला सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र का है। हमेशा सुर्खियों में बने रहे आरक्षक केशव सिंह बघेल लूटपाट में नाम सामने आया। फरियादी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गुहार लगाई। आरक्षक केशव सिंह बघेल के जेब से जबरदस्ती निकाले 31,000 रुपए, फरियादी को केवल 2,000 रुपए लौटाए। पूरा पैसा मांगने पर फरियादी को पुलिस आरक्षक में धमकाया, फंसा दूंगा, फर्जी केस में और गांजे के कारोबार में। आखिर इन सब के चक्कर में थाना प्रभारी भी बदनाम हो रहे हैं। कैसे निदान हो? थाना प्रभारी को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। फरियादी थाने में जाने से डरा हुआ है, इसलिए मीडिया के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात रखना चाह रहा है। क्या नाम है आपका? राम सिंह मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? नौड़िया। जानकारी ये मिली थी कि कोई सरई थाने का पुलिसकर्मी आपका पैसा छीना है, तो क्या कैसा मामला है? पैसा हम गए थे सर वहाँ दुल्हनिया सोनी के पास, सुरेश सोनी। पैसा उसके पास लिए 31-32,000 रुपये जी। तो जब से बघेल और बंसवार पहुँचे जी, ये लोग हमारे जेब में हाथ डाल दिए जबरदस्ती बोले तुम गांजा लिए हो। तो गांजा हम नहीं लिए थे, तलाशी किए, पूरा पैसा भर पाए तो बघेल डालिए अपने जेबा में।
मतलब आपके पास गांजा वाजा नहीं मिला ना? कुछ नहीं मिला है। बोल रहा था कि इधर उधर करोगे तो मादर चो तो गांड में गांजा डाल के उसको काम करूंगा। तो कितना पैसा निकाले आपसे? 31,000 रुपये हमारा निकाले, 2,000 वापिस कर दिए और बाकी के पैसे? बाकी ले गया। क्या बोलकर ले गए? ले गए, कुछ नहीं बोला सर। तो क्या लौटाने की कुछ बातचीत हुई? पैसा मांगते हैं तो गाली देता है, बोलता तुम्हारा गाड़ी तुमको भी पचौर पहुंचाएंगे। तो आपने नहीं बोला किस बात के पचौर पहुंचाओगे मुझे? हमें सर अब डरा गए, कुछ नहीं बोले भाई। तो उसकी शिकायत आपने कहीं की अभी? अभी नहीं किए हैं। क्या चाहते हैं आप आगे? हम यही चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए। मामला कटनी जिले के स्लीमिनाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम भीतरीगढ़ का है, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ आय का जरिया भी कृषि ही है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग पर पैतृक भूमियों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया कि ये भूमि वन विभाग की न होकर हमारे पूर्वजों की है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के पास इस भूमि के खसरे और नकल भी है, जिसमें हम लोगों के नाम दर्ज है। इस भूमि का सीमांकन के लिए फरवरी 2020 में आवेदन भी दिया गया और सीमांकन भी कराया गया, लेकिन सीमांकन के समय वन विभाग को कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। अब इस भूमि को वन विभाग गलत तरीके से अपने सीमा में शामिल कर बाड़ लगाना चाह रहा है। वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि मामला एसडीएम कोर्ट में है, तो इस पर ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि मामला कोर्ट में है, जब तक फैसला नहीं आता हमें खेती करने दी जाए। मामला उस समय गहरा गया जब उक्त भूमि पर ग्रामीणों द्वारा खेती के लिए झाड़ियों की साफ सफाई की जा रही थी, तो वन विभाग के आला अधिकारी उन्हें रोकने के लिए अपने अमले के साथ पहुंचे। ग्रामीणों के बीच में उत्पन्न हुई है, तो आप यहाँ पे राजस्व की तरफ से आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिली, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ हम राजस्व के यहाँ से आए हैं। एक्चुअली इनको 1962 में एक ज़मीन जो है वो वन विभाग को राजस्व विभाग से ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन उन ज़मीनों में इनके पट्टे हैं, जिसके संबंध में जो हमारे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं एसडीएम कोर्ट में, उसके संबंध में इसका प्रकरण चलाया गया है कि वो ज़मीनों को अपन को ट्रांसफ़र करना है या कि उनको कुछ अन्य कंपनसेशन करना है, अदर जगह ज़मीन या और कुछ करना है, उसके संदर्भ में है। तब तक के लोगों को मतलब ये बात आ गई कि नहीं भाई हम इसके तत्काल ही कब्जा कर लें, ऐसा कर लें। इस कारण से वन विभाग और इन लोगों के बीच में कोई, जैसे आपने बताया कि इनको जो है ट्रांसफर किया गया, पट्टे हैं इनके पास। हाँ, पट्टे पुराने हैं इनके पास, मतलब मिसल से पहले दी गई है राजस्व विभाग की तरफ से क्या चीज़ की कि ट्रांसफर किया जाना है या वन विभाग? नहीं, इनके कई लोग इसमें एसडीएम साहब के कोर्ट में हाजिर भी हैं, आपत्ति भी लगाए हुए, कहीं ना कहीं से मिसगाइड हो गए हैं लोग उस कानूनी प्रक्रिया से। जैसे हम लोग इनको समझा रहे हैं, लोग विवाद स्थिति की उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो शायद यहाँ पे पहले से रहते थे, उनका मकान बना हुआ था, सब कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे आदिवासियों में ऐसा था कि जो वन विभाग के अंदर भी बहुत लोग रहते थे, हमेशा से ही था। उसीलिए वन अधिकार अधिनियम चलाया गया था 2005-06 में सरकार द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ थी उसमें। हस्तांतरण तो किया गया, बट जो है अभी क्या इनके जो कंपनसेशन के तौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और मांग की है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से अपना शिरोधार बनाया था, लेकिन प्रदेश भाजपा पार्टी ने सत्ता छीनने से तिलमिला गई और कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने साम दंड भेदभाव का उपयोग करते हुए कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी मक्कारी भरी राजनीति का प्रमाण दिया और अपनी भ्रष्टाचारी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस पार्टी के कटनी जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन ने बताया कि भाजपा पहले राग अलाप रही थी कि कांग्रेस के आपसी कलह के चलते कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है, लेकिन अभी हाल ही में हुई भाजपा की बैठक में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने खुद कबूल किया है कि केंद्र सरकार की अगुवाई में कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर भाजपा सरकार बनाई गई है। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है? विगत 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने पदभार संभाला। 14 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने शानदार काम किया, जिसकी गूंज पूरे देश में होने लगी और इसी बात से क्षुब्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के अंतर्गत कांग्रेस के विधायकों को दबाकर, प्रलोभन देकर, धमकाकर उन्हें खरीदने का काम किया और इस प्रकार मध्य प्रदेश की लोकप्रिय कांग्रेस सरकार को गिराया गया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे ये कांग्रेस की अंतर्कलह है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराने में कोई रोल नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बैठक में
खुलेआम स्वीकार किया कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को पलटा जाएगा, खरीदी बेची की जाएगी विधायकों की और लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, तो इस देश का क्या होगा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के इशारे पर, उनके निर्देश पर आज कटनी जिले के हमारे शहर के, ग्रामीण के और जो चुनाव लड़े हैं सारे मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों ने, पदाधिकारियों ने मिलकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को और मांग की है कि मध्य प्रदेश की अलोकतांत्रिक भ्रष्टाचारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ किया जाए और इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए। बड़ा मलहरा पुलिस अनुविभाग गुलगंज थाना क्षेत्र के बंधा चौकी के ग्राम पंचायत डोगरपुरा के मजरा खेरा बंधावर में शाम करीब 5 बजे 11,000 वोल्टेज का करंट लगने से 6 पशुधन की मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनीराम यादव और हल्के राजा निवासी बंधावर ग्राम पंचायत डोगरपुरा आज शाम करीब 5 बजे अपने खेत पर आए तो उनकी भैंसें अचेत अवस्था में थीं। आसपास के लोगों ने बताया कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से ये दुखद घटना घटित हुई है। क्या नाम है आपका? धनीराम। कहाँ के रहने वाले? ये घटना कैसे घटित हुई? ये कब घटित हुई? कब घटित हुई? कैसे घटित हुई? कैसे हुई घटित? तो उन लोगों को सूचित नहीं किया अभी तक? क्या बोल रहे थे? और नहीं तो जो काट लो खम्मा से तो काट लेगा, जो बाकी छोड़ गए। कितनी भैंसे हैं? भैंसे 6 ना। आप ही की हैं 6? एक हमारी है हाँ, और 5 ठाक है। क्या नाम है उनका? क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? ये घटना कैसे घटित हुई? लाइट से। तो कितनी भैंसों की जान गई इसमें? 6 भैंसों की। आप ही की 6 है कि और किसी की? नहीं, एक हमारी है। हाँ। और 2 हनुमत सिंह की हैं। और लाइट वालों को आप उन लोगों ने सूचित किया? हाँ किया। तो क्या बोल रहे थे? बोलो लाइट काट गए? हाँ, वे कह रहे थे कि हम लाइट काट देंगे। अभी कटी है लाइट की? नहीं, अभी नहीं कटी। जावरा लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर लगे प्रतिबंध के बाद अनलॉक लागू होने के बाद करीब 2.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद 11,000 दीपकों चिरागों की झिलमिलाती रोशनी में भावुक श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हजरत ख्वाजा अबू सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पटों को खोला गया। इस अवसर पर दरगाह का प्रबंध समिति समस्त और पदाधिकारी उपस्थित रहे। दरगाह पर 11,000 चिराग रोशन करने का कार्य हुसैनी बच्चा कमेटी द्वारा किया गया। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि कोरोना की महामारी चलते हुए लगभग 2 महीने से ऊपर समय बीत गया है। सारे धार्मिक स्थल भी बंद हो चुके थे और अभी 2-1 दिन पहले जब शासन द्वारा आदेश आए कि सभी धार्मिक स्थल पुनः खोले जाएं दर्शन के लिए, तो हम लोगों ने भी, हमारी जो कमेटी है, हमारे जो सदर हैं साहब और उन लोगों ने, सबने पूरी कमेटी ने एक मीटिंग करके और धार्मिक हमारे जो दरगाह परिसर में है यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, यहाँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की और उसी के चलते हमने 2 दिन बाद दरगाह का गेट खोला दर्शन करने के लिए। और उसी के ये भी जलाएं आपने? जी हाँ, कुछ हमारे जावरा में नीम चौक की एक कमेटी हैगी, बच्चा कमेटी, हुसैनी बच्चा कमेटी, वो लोग हमारे पास आए कि सरकार में इस टाइम रोज चरागा होता है, हम उस चरागे का टाइम 11,000 दीपक रोशन करना चाहते हैं और दीपक रोशन करके और यहाँ पर दुआ करना चाहते हैं कि अल्लाह से दुआ करें कि ये जो कोरोना वाली की जो बीमारी है वो हमारे हिंदुस्तान में से, हमारे भारत में से ख़त्म हो जाए। ये जो लंगर खाना है पिछले 23 साल से लगातार चल रहा है और यहाँ हमारी व्यवस्था ये रहती थी कि लोगों को बैठा कर खाना खिलाते थे। यहाँ 1000 से 1200 लोग पर डे खाना खाते थे, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ ये कोरोना महामारी के कारण, तो प्रशासन द्वारा हमें सलाह दी गई कि आप लोगों को बैठा कर खाना नहीं खिलाएं बल्कि उन्हें पैकेट बनाकर सर्व करें। हमने ये 41 दिन तक बराबर 1000 पैकेट हुसैन टेकरी शरीफ पर भेजे हैं और हुसैन टेकरी शरीफ पर हम बराबर ये खाना भेजते रहे हैं। उसके बाद जब 3 मई से हमने ये है यहाँ पर जावरा में अपने जो है दरगाह कैंपस में जो लोग रह रहे हैं उनको जो है यहाँ पर पैकेट बनाकर
और उनके बर्तनों में खाना देना शुरू किया है, जो आज भी जारी है। आसपास के लोग जो आते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम खाने के पैकेट सर्व कर रहे हैं। लगभग कितने दीपक भी जलाए हैं? पीस ऑफ इंडिया संगठन के मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ठन्ना युवा को लेकर नगर निगम पहुंचे, जहां पर लाइनों में खड़े लोगों से मिलकर उन्होंने चर्चा की और उनकी समस्या को जाना और तुरंत नगर निगम उप कमिश्नर को इस विषय में अवगत कराकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ठन्ना धाकड़ के नेतृत्व में नगर निगम कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पानी के बिल पर पेनल्टी वसूल की जा रही है। इतनी बड़ी महामारी के चलते पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के सामने खाने और रोजगार की समस्या पैदा हो गई। इसी बीच नगर निगम द्वारा शहरवासियों से पानी के बिल के साथ पेनल्टी वसूली जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। से आज हमने नगर निगम में कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। इस विषय में दिया है कि ये जितने भी व्यक्ति बाहर खड़े हैं, जो पानी की पेनल्टी उनसे वसूली जा रही है, उनके बिल के माध्यम से जो भी उनके महीने के हिसाब से पेनल्टी ले रहे हैं, इनसे इतनी बड़ी महामारी के चलते हुए अगर इनसे पेनल्टी ली जाएगी तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मदन लाल भारती, एमएल भारती। तो क्या कितनी पेनल्टी ली आपसे? 80 रुपया। कितने महीने की? 2 महीने का। आपको क्या लगता है कि कोरोना चल रहा है, इसमें आपको पेनल्टी वसूलना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये है कि इनको सरकार को लेना नहीं चाहिए। सभी जगह माफ़ कर रहे हैं, बैंक में भी है। इन्होंने पेनल्टी दी 40-40 रुपया हर महीने का। क्या नाम है आपका? कोकिला। कितने महीने का बिल भरने आए थे अपने पास? मैं पूरा साल भर का ही भरना ही थे। 2 महीने से आ रहे थे, ले ही नहीं रहे थे लोग। तो फिर अभी कितने भरे? अभी मैंने भरे 3660 रुपए भरे 2 साल के। तो इसमें भी पेनल्टी वसूली की गई है? 160 रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी लिए। किस चीज के लिए ये? अब ये तो इनका ही जाने है किसके लिए लिए इनने। क्या नाम है आपका? जितेंद्र उपाध्याय। यहाँ पर जनता की शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो महीने के हिसाब से पेनल्टी वसूली जा रही है, तो किसके निर्देशन पे वसूली जा रही है? इसका कोई निर्देशन नहीं आता सर। जो रेगुलर जो हम पेनल्टी लेते हैं वही ले रहे हैं। अभी किसी प्रकार की राहत देने की बात की गई निगम अधिकारी के द्वारा यहाँ पर? हमारे पास ऐसा कोई आया नहीं है अभी तक पेनल्टी में छूट दी जाए। फोरलाइन चौपाटी चौराहे पर गुरुवार शाम 5 बजे पुलिस ने एक कार में सीट के नीचे छिपाकर ले जा रहे 58,50,000 रुपए जब्त किए। मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम से मंदसौर तरफ जा रही कार में बड़ी मात्रा में अवैध चांदी ले जाई जा रही है। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो चांदी की बजाय कैश रुपए मिले। व्यापारी इन रुपए के बारे में प्रमाण नहीं दे पाया, इसलिए हवाला और 2 नंबर का पैसा होने की शंका में पुलिस ने कार समेत रुपए जब्त कर लिए। पंचनामा बनाया, व्यापारी और उसके ड्राइवर को छोड़ दिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट और आयकर विभाग को सूचना देगा। नाइट में एक मामला प्रकाश में आया था, इसमें कुछ राशि और कुछ जब्त किया गया, क्या मामला? कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक काले रंग की आर्टिका गाड़ी RJ09 VA 8106 में 2 व्यक्ति रतलाम तरफ से आ रहे हैं जो राजस्थान जाएंगे, और इसमें कुछ संदिग्ध वस्तु हो सकती है। इस सूचना पर हमने चौपाटी पर नाकाबंदी की, उक्त गाड़ी को रुकवाने के बाद उसकी तलाशी ली तो सीट के नीचे से 58,50,000 रुपये नकदी मिला है। इन रुपयों के बारे में दोनों जो लोग बैठे हुए थे, एक हिम्मत सिंह पिता प्रताप सिंह, ये उदयपुर का रहने वाला है, चालक है, और एक शख्स और बैठा हुआ था सुरलभ जैन पिता हेमंत जैन, ये चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा का रहने वाला है। तो इनसे पूछताछ की गई, लेकिन ये लोग कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए रुपयों के बारे में। तो इनको जब्त किया गया रुपयों को और जांच की जा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां राजस्थान की सारी बाउंड्री वॉल्स ही पड़ी हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आगे पूछताछ में कुछ हुई या कुछ ऐसा कुछ पता चला? नहीं, क्योंकि इन्होंने गाड़ी में नोट इतने अच्छी तरीके से छुपाए थे कि वो साधारण चेकिंग में मिलना मुश्किल है। तो हम लोगों के पास मुखबिर की सूचना थी, इसलिए हमने गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया, तो ये राशि हमको मिली।